आखिरकार यूएस सेनेट ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सामने कटघरे में खड़ा करा मार्को रूबियो को और पूछा कि भाई जो तुम वेनेजुएला गए थे वो क्यों गए थे, जबकि वेनेजुएला को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारा तेल है जो हमारी जमीन से निकला है वही हमें वापस दे दो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। उसके बाद जब वेनेजुएला को अपने डेली के खर्चों के लिए पैसे लेने पड़ेंगे तो वो पैसे लेगा अमेरिका से। ये दोस्तों इन्होंने पूरा एक, जिसको कहते हैं एक जमाना था जब राजे महाराजे जाते थे और किसी और राज्य पे कब्जा कर लेते थे फिर सारा लूट कर, दे हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग विद वेनेजुएला कि ईरानियन सरकार के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट हैं, उन सबको हवा से बर्बाद कर दो। एक नॉर्मल कंट्री बन जाए तो आपको रेजिम चेंज करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है। विदाउट रेजिम चेंज यू कांट डू एनीथिंग ईरान, फॉरगेट अबाउट इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आखिरकार यूएस सेनेट ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। सामने कटघरे में खड़ा करा मार्को रूबियो को और पूछा कि भाई जो तुम वेनेजुएला गए थे वो क्यों गए थे, किस कारण के लिए गए थे, और उन्होंने अपने सवाल जवाब उनके साथ करे। यानी कि अमेरिका में इस चीज के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। वहां पे ट्रंप कह रहा है कि मैं ईरान में जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सड़क पे लोग आ गए हैं, उनका मोराल, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं अपनी फौजें भेज रहा हूं। और कई और भी चीजें हो रही हैं दोस्तों। सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। वैसे जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है दोस्तों, ये है द चाणक्य डायरीज। इट्स ट्रेंडिंग ऑन Amazon। दिस इज एन Amazon बेस्ट सेलर बुक। आप इसको खरीदिए, खासतौर से अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स के। दिस मैगजीन इज फॉर यू। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे, यू विल लव इट। ये स्टोरी दोस्तों हमने ली है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, मार्को रूबियो डिफेंड्स वेनेजुएला ऑपरेशन एट सेनेट हियरिंग। What he said: the U.S. Secretary of State Marco Rubio appeared before the Senate Foreign Relations Committee on Wednesday, saying that the U.S. operation to capture Venezuelan leader Nicolas Maduro was not an act of war, and stressed that Washington does not plan further military action in the country. We are not postured and do not expect to take military action. अच्छा, इसने तो अपनी बात कह दी, ठीक है, कि साहब हमने जो भी करा इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, ये हमने एहतियातन करा है और हम आगे कोई मिलिट्री एक्शन वेनेजुएला में नहीं लेंगे। अब ये कह रहा है कि द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फर्दर डिटेल्ड हाउ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल कंट्रोल वेनेजुएला's ऑयल मनी। He said that the Trump administration will soon allow Venezuela to sell oil that is currently under US sanctions, and the money from those sales will first be used for basic services like policing and healthcare under Washington's oversight. मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो पूरा का पूरा वेनेजुएला का ऑपरेशन हुआ, ये हुआ क्यों था दोस्तों? याद है आपको? 3 जनवरी की रात को ये हो गया था, इतना तो सबको याद है। दिस मैन मडूरो, जिसको ये लोग पकड़ के ले आए, इसकी बीवी समेत इसको पकड़ के ले आए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि ये आदमी जो है ये ड्रग स्मगलर है यार। ये हेरोइन, कोकेन, फेंटेनल, ये सारा का सारा अमेरिका भेजता है और लाखों अमेरिकन हर साल मारे जा रहे हैं बिकॉज दिस मैन इज द हेड ऑफ अ ड्रग कार्टेल एंड ही इज पार्ट ऑफ अ ड्रग कार्टेल, और ये ड्रग्स भेजता है। इस पूरी सेनेट हियरिंग में, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर करा है, इसमें कोई ड्रग्स की बात हुई नहीं। ये देखिए साहब, एक मिनट। वेनेजुएला's ऑयल मनी will soon allow Venezuela to sell oil, is currently under US sanctions, and the money from those sales will first be used for basic services. He also addressed Iran, saying there is no current plan to attack the country even as the US increases the military presence in the Middle East. और फिर कहता है, Rubio cautioned that regime change in Iran would be far more complex than in Venezuela, noting the longevity of Iran's leadership and the need for careful consideration. मुझे यह बात समझ में नहीं आई। आपने पूरी, ये वही चीज है जो पहले अमेरिकन ने बोला था जब इराक में घुसे थे ना, कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये जो सद्दाम हुसैन है, ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ये बायोलॉजिकल, ये केमिकल वेपन्स बना रहा है, और ये चाहता है कि दुनिया को बर्बाद कर दे। यही चूरन अमेरिका ने बेचा और इसी चूरन के बहाने घुस गए इराक, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ के टांग दिया। ठीक है, वो आदमी बुरा था, कोई नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा कोई मसीहा था,
बुरा आदमी था, लेकिन तुम्हें क्या अधिकार था कि किसी और देश में जाके ये सब काम करो? अब उसको टांग दिया, फिर पूछा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहां है भाई? तुम तो इसी बहाने गए थे इराक के अंदर। तुमने तो ये बोला था कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स मिल सकते हैं, वहां पे केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स, यहां पे तो कुछ नहीं मिला। कोई जवाब नहीं, गलती हो गई साहब। यही इस आदमी को दोष दिया कि ये ड्रग स्मगलिंग करता है, ये लाखों अमेरिकन को मारता है। अब कोई इसमें मेंशन नहीं है पूरी सेनेट हियरिंग में कि यह बंदा ड्रग्स बेच रहा था। ड्रग्स भूल गए, जिस बहाने वेनेजुएला गए थे, वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करा, भूल गए। अब बात कर रहे हैं ऑयल मनी, ऑयल, अब तेल की बात हो रही है, नोटों की बात हो रही है। दोस्तों, यह है द न्यूयॉर्क टाइम्स से, रूबियो सेज वेनेजुएला विल सबमिट मंथली बजट टू व्हाइट हाउस। ये देखिए साहब, अब वेनेजुएला जो कि एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, वो अपना बजट हर महीने व्हाइट हाउस को देगी। Venezuela's interim government has agreed to submit a monthly budget to the Trump administration, which will release money from an account funded by the country's oil sales and initially managed by Qatar, Secretary of State Marco Rubio said on Wednesday during an appearance before the Senate Foreign Relations Committee. अब ये कतर कहां से आ गया बीच में? मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, कतर का क्या लेना देना है? अकाउंट फंडेड बाय द कंट्रीज ऑयल सेल्स एंड इनिशियली मैनेज्ड बाय कतर। कतर वही देश है जिसने $400 मिलियन का ट्रंप को हवाई जहाज दिया था। कतर वही देश है जिसका एयरबेस अमेरिका के अंदर है। भाई साहब, अमेरिका के 750 मिलिट्री बेसिस, 750 मिलिट्री बेसिस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड अमेरिका के, और सिर्फ एक मुल्क है जिसकी एयर स्क्वाड्रन, एक एयरफोर्स की जिसकी स्क्वाड्रन है अमेरिकन मेनलैंड में है, दैट इज कतर। F-15 ईगल्स उन्होंने डाल रखे हैं अमेरिका के बीचों बीच। ट्रंप को खिला दिया, ट्रंप ने खा लिया, कहानी खत्म हो गई। ये देखिए, मैनेज्ड बाय कतर। कोई सेंस है इस बात का? आप ये कतर कहां से आ गया बीच में? कतर ऐसे आ गया बीच में कि कतर ने पैसे दिए। They needed money in the immediacy to fund the police officers, the sanitation workers, the daily operations of government, Mr. Rubio added. They have pledged to use a substantial amount of those funds to purchase medicine and equipment directly from the United States. ये भी देखिए, अब ये पॉइंट नंबर 3 है। पहले तो ड्रग्स का कोई बात ही नहीं कर रहा, दूसरी ये कतर को बीच में ले आए, यहां पे बोला कि मंथली बजट देंगे, ये मंथली बजट देंगे हर महीने का। वेनेजुएला, खुद के वेनेजुएला के तेल को बेच के जो पैसे आएंगे वो अमेरिका दे रहा है वेनेजुएला को, जबकि वेनेजुएला को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारा तेल है जो हमारी जमीन से निकला है, वही हमें वापस दे दो प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। यह चीज है दोस्तों। यह हो गया, बीच में कतर को ले आए। यहां पे उन्होंने बोला कि डायरेक्टली जो भी तुम खरीदोगे, तुम यूनाइटेड स्टेट से खरीदोगे, तुम और कहीं से नहीं खरीद सकते भाई, तुम्हें यूएस से ही खरीदना है। यानी कि जो तुम्हें मेडिसिन खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदनी है, जो कुछ तुम्हें खरीदना है वेनेजुएला के लिए, उसके लिए सिर्फ एक ही मार्केट है, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तुम अमेरिका को पैसे दो। यानी कि देखो, स्कैम देखो दोस्तों, तेल वेनेजुएला का, वेनेजुएला ने तेल निकाला, अमेरिका डिसाइड करेगा किसको बेचना है, कितने का। वो जो फंड है उसको कंट्रोल करेगा कतर, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जहाज दिया, और पता नहीं क्या क्या दिया, आई डोंट नो, पर जहाज तो दिया $400 मिलियन का, ठीक है ना। उसके बाद जब वेनेजुएला को अपने डेली के खर्चों के लिए पैसे लेने पड़ेंगे, तो वो पैसे लेगा अमेरिका से। अमेरिका उसका बजट पास करेगा और बोलेगा साहब ठीक है, हमें ना ये एक्सरे की 10 मशीन चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे मेडिसिन और इक्विपमेंट लिखा है, इसलिए मैं, एक्सरे की 10 मशीनें चाहिए। अच्छा, ये मशीन है, फिर वो और कहीं से नहीं ले सकता, जबकि पैसा उसी का है, पैसा वेनेजुएला का है। पर वेनेजुएला के ऊपर अब सर के ऊपर पिस्तौल है कि बेटा अगर एक्सरे मशीन लेनी है तो वो तुमने लेनी है अमेरिका से। ये डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा काम कर दिया है। But the plan drew sharp questions from skeptical Democrats, and Mr. Rubio considered that it was novel and hastily designed. The role of Qatar, a Middle Eastern country thousands of miles from Venezuela, whose ruler has won President Trump's favor, drew particular criticism from Democrats who questioned its legality and transparency. He said that a third-party account was necessary because of U.S. financial sanctions on Venezuela and because U.S. creditors to whom the country owes money mainly from its seizure of American energy company assets roughly 20 years ago could otherwise make legal claims on the funds that would complicate their disbursement. साफ सीधी बात है, हर चीज का जवाब है भाई के पास। इसने समझा दिया कि क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस हैं और इसलिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम्हें कतर की क्या जरूरत है? तुम तो ये कह रहे हो कि वेनेजुएला जो है वो सारी की सारी इक्विपमेंट और मेडिसिन तो अमेरिका से लेगा, चाहे आप थ्रू कतर ही करवाओ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू आर बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम अमेरिका। ये दोस्तों, इन्होंने पूरा एक, जिसको कहते हैं, एक जमाना था जब
राजे महाराजे जाते थे और किसी और राज्य पे कब्जा कर लेते थे, फिर सारा लूट कर। दे हैव डन एग्जैक्टली द सेम थिंग विद वेनेजुएला। यहां पे रॉयटर्स का कहना है दोस्तों कि ट्रंप वेज ईरान स्ट्राइक्स टू इंस्पायर रिन्यूड प्रोटेस्ट सोर्सेस से। अब ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान में, मैं उनको इंस्पायर करना चाहता हूं, मैं उनके अंदर मनोबल भरना चाहता हूं, जज्बा भरना चाहता हूं कि और जाओ, ठोको सबको। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज weighing options against Iran that include targeted strikes on security forces and leaders to inspire protesters, multiple sources said, even as Israeli and Arab officials said air power alone would not topple the clerical rulers। ये बात मैं 100 बार पहले कह चुका हूं दोस्तों, कह चुका हूं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। मैंने क्लियरली बोला है कि अगर आपको तख्ता पलट करना है तो यू नीड बूट्स ऑन ग्राउंड। यह बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, आप पहले वीडियो देखिए मेरा। है इसका परमानेंट इलाज हो तो आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं भेजे, यह आपकी गलती होगी। बाकी इनकी जो प्लानिंग है, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट प्रिवी टू सच प्लान्स। जाहिर सी बात है, वी आर कमेंटेटर्स, वी आर एनालिस्ट्स, और ये प्लान तो बड़े सीक्रेट होते हैं, तो मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको कभी ना कभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, चाहे फ्रेंडली कंट्रीज के भेजें, चाहे पाकिस्तान को बोलें कि दोबारा एक बार और दगा दो, या अमेरिकन खुद जाएं, इजरायलीज खुद जाएं, कोई भी जाए, आई डोंट नो हु विल गो। लेकिन आपको फ्लश आउट करना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल। एक बार फ्लश आउट आपको तो करना ही पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? देख लिया आपने, ये बात मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, उसमें आपने डेट भी देखी है। ये अब कह रहे हैं। आप सिर्फ हवा से बम मार के ना, आपने हवा से मिसाइल मार दी, बम मार दी, आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप तख्ता पलट नहीं कर सकते। वो बंकर के अंदर घुस जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आपने एक को मार दिया, दूसरा जन्म ले लेगा। जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालते, आप नहीं जीत सकते। Two US sources familiar with the discussion said Trump wanted to create conditions for regime change after a crackdown crushed a nationwide protest movement earlier this month, killing thousands of people. To do so, he was looking at options to hit commanders and institutions Washington holds responsible for the violence, to give protesters the confidence that they could overrun government and security buildings, they said. One of the US sources said that options being discussed by Trump's aides also included a much larger strike intended to have lasting impact, possibly against the ballistic missiles that can reach US allies in the Middle East or its nuclear enrichment program. Basically, Trump का ये आइडिया था कि प्रोटेस्टर्स हैं वहां पे, अब प्रोटेस्टर्स को अगर मजबूत करना है, देखिए, एक तो ईरान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ गए आप, तो उनको ईरानी सरकार गोलियां मार रही है। अब ये कह रहे हैं कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि ईरानियन सरकार के जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट हैं, उन सबको हवा से बर्बाद कर दो। जब तुम हवा से बर्बाद कर दोगे और उनके बड़े बड़े जनरल्स को मार दोगे और उनकी फौजें और उनकी सरकार तितर बितर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो आवाम है, जो ऑलरेडी सड़क पे आ चुकी है, जो कॉमन लोग हैं सड़क पे आ चुके हैं, वो हावी हो जाएंगे और फिर वो कैप्चर कर लेंगे। फिर उसमें से कोई लीडर निकलेगा, उससे बात कर ली जाएगी। ये ट्रंप का लार्जली ये प्लान है दोस्तों। और यहां पे ट्रंप ने फिर एक धमकी दे दी है कि तुम न्यूक्लियर डील कर लो। अब यहां पे बात चल रही है तख्ता पलट की, यहां पे बात चल रही है न्यूक्लियर डील की। मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताऊंगा, यह बेवकूफी का आइडिया क्यों है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। US President Donald Trump urged Iran on Wednesday to come to the table and make a deal on nuclear weapons, or the next US attack would be far worse. Tehran responded with a threat to strike back against the United States, Israel, and those who support them. Hopefully, Iran will quickly come to the table and negotiate a fair and equitable deal. No nuclear weapons, one that is good for all parties. Time is running out. It's truly of the essence. The next attack will be far worse. अब ये यहां पे इसकी ढेर सारी धमकियां, और यहां पे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची कहता है that Iran's armed forces are prepared with their fingers on the trigger. जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके फिंगर ऑन द ट्रिगर है, आप आओगे हम ट्रिगर दबा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ये जो कह रहा है ना नो न्यूक्लियर, ये कभी नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, या ये जानबूझ के झूठ बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है कि अमेरिका ने ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी थी, ठीक है, अमेरिका ने ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दी थी। एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था जो कि 5 मेगावाट बिजली बनाने के लिए, ये बहुत पहले की बात है, आज से करीब 60 साल पहले अमेरिका ने दिया था। ईरान के पास कुछ नहीं था, इन्होंने पहले ईरान को दिया। फिर और 2-3 कंपनियां थी जिन्होंने ईरान के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए,
वो भी बिजली पैदा करने के लिए। उसमें से एक कंपनी थी सीमेंस। आपने सीमेंस एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, इलेक्ट्रिकल और 10 चीजें और बनाता है सीमेंस। सीमेंस का आप सब लोग नाम जानते हैं। सीमेंस वाज द कंपनी दैट मेड द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर ईरान। ईरान में उस समय जितने भी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, मोस्टली जो वेपन्स बनाने वाली थी, जिसको आज की तारीख में यूएस कह रहा है कि हम बम मार के उड़ा देंगे, वो इजराइल की बनाई हुई है। वो इजराइल ने बनाई थी। अब हुआ यह कि 1989 या उसके आसपास, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, 1989 के आसपास ईरान ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था द अमाद प्लान, AMAD, अमाद प्लान। अमाद प्लान क्या था? अमाद प्लान यह था कि दुनिया को बताते रहो कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, दैट इज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे हम बिजली पैदा करना चाहते हैं, लेकिन चुपचाप ऐसा करो कि डुअल यूज हो, उससे हम बम भी पैदा कर दें और किसी को पता न लगे। यह था दोस्तों अमाद प्लान। कई लोग यह कह रहे हैं कि अमाद प्लान को बाद में शेल्व कर दिया गया, यानी कि उसमें ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया। लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि वो कभी शेल्व नहीं हुआ, बस उसको अंडरग्राउंड डाल दिया गया। चुपचाप इसके बारे में बात मत करो, बोलो जी हमने बंद कर दिया है। ईरान क्या बोल रहा है आज की तारीख में? नहीं, हम कोई मिसाइल, हम किसी को खतरा नहीं है हमारा कोई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अमाद प्लान एक्टिव है। ये सारी की सारी डुअल यूज टेक्नोलॉजी ईरान ने इकट्ठा कर ली है एंड इट इज सपोर्टेड बाय चाइना। ये बात सच है दोस्तों। और जब पहली बार ये लंबी लंबी ये मिसाइल फिसाइल ईरान के पास आई थी, कहां से आई थी? कहां से आई थी? चाइना ने डायरेक्टली नहीं दी, चाइना गेव देम थ्रू नॉर्थ कोरिया। चाइना ने पहले नॉर्थ कोरिया को दी, नॉर्थ कोरिया ने चुपके से ईरान को दे दी। यहां से सारा का सारा काम हो गया था बैकडोर से। Any military action from the United States will result in Iran targeting the US, Israel and those who support it. ये सारा का अब ये धमकी, काउंटर धमकी चल रही है वहां पे। रॉयटर्स का कहना है Carney says almost nothing is normal in the US. Trade pact review starting soon. डावोस में इस बंदे की धज्जियां उड़ा दी थी। वो स्पीच आपने सुनी है ना, वायरल स्पीच, जिसमें मार्क कार्नी ने, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल छदड़े उड़ा दिए थे यूएस के, विदाउट नेमिंग द यूएस, विदाउट नेमिंग डोनाल्ड ट्रंप, उसने धज्जियां उड़ा दी। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, ये मार्क कार्नी कह रहा है। वॉशिंगटन हैज चेंज्ड, दुनिया बदल गई, वॉशिंगटन बदल गया। देयर इज ऑलमोस्ट नथिंग नॉर्मल नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द ट्रूथ। अब यूनाइटेड स्टेट्स एक नॉर्मल कंट्री नहीं रह गई है, ये नॉर्मल देश नहीं है जैसे पहले नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल लोग हैं। कहने का मतलब यह है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स अब नॉर्मल हो गया है, ये अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है और यूएस में कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये मार्क कार्नी कह रहा है। Carney, citing US trade policy last week, made a speech in Davos, Switzerland, in which he urged nations to accept the end of the rules-based global order that Washington had once championed. Trump reacted unhappily to Carney's Davos speech, saying Canada only existed because of the United States, and later said he would impose a 100% tariff on imports from Canada if Ottawa concluded a trade deal with China. After Trump and Carney spoke on Monday, US Treasury Secretary Scott Bessent said Canadian leader was very aggressively walking back some of the remarks. अब ये भी झूठ बोलते हैं ट्रंप के जितने भी कैबिनेट वाले हैं ना, महा झूठे एक नंबर के। ये क्या कहता है कि जो भी इसने डावोस में बोला था, इसने फोन करके बेसिकली ट्रंप को बोला कि नहीं, मैं ये भी अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, ये भी अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, जो भी मैंने आपके लिए बोला ये भी वर्ड्स वापस लेता हूं। ये स्कॉट बेसेंट बोल रहा है। ये महा झूठा आदमी है, भारत के बारे में भी झूठ बोल चुका है। टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, and I said this to the president, I meant what I said in Davos, Carney told reporters. इसके जवाब में फिर मार्क कार्नी ने बोला है, साफ सीधी बात बताना चाहता हूं, मेरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है और मैंने उनको वही बात बोली है कि जो मैंने डावोस में बोला था, मैं उसी बात पे आज भी मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने अपना स्टेटमेंट चेंज। ये बेसिकली क्या है कि जब ट्रंप हार जाता है ना, जब ट्रंप हार जाता है दोस्तों, तो इसके चेले चपाटे कहते हैं नहीं, हमारे बॉस से माफी मांगी थी उसने, अब इसने एक्सपोज कर दिया। यही इसके चेले चपाटे कह रहे थे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ना ये सीज फायर कर दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कर दिया। फिर ट्रंप उसी चीज को रिपीट करने लगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस तरीके से ट्रंप का इकोसिस्टम काम करता है, ये झूठ फैला देते हैं। अब ये आदमी इतना, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस का, ही इज नॉट अ स्मॉल मैन, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, ही इज वन ऑफ द पीपल हु रन्स द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोल रहा है कि कैनेडियन लीडर वाज वेरी एग्रेसिवली वॉकिंग बैक सम ऑफ द रिमार्क्स, यानी कि उसने अपने रिमार्क्स वापस ले लिए। इसने बोला मैंने कुछ नहीं लिया वापस। यार झूठ बोल रहा आदमी, ये नहीं बोला झूठ बोल रहा, लेकिन दिस इज व्हाट ही सेड, टू बी एब्सोल्युटली क्लियर एंड आई सेड दिस टू द प्रेसिडेंट, आई मेंट व्हाट आई सेड इन डावोस। इसने पूरी मीडिया के सामने बोल दिया। अब ट्रंप की हो गई बेइज्जती।
यहां पे दोस्तों अल जजीरा रिपोर्ट करता है कि टॉप टर्किश डिप्लोमेट सेज ईरान रेडी टू नेगोशिएट वॉर्न्स अगेंस्ट यूएस अटैक. Turkey's foreign minister Hakan Fidan has warned that a United States attack on Iran would be wrong, calling Washington and Tehran to resolve their issues diplomatically and gradually. Despite the escalating rhetoric, Fidan suggests that the diplomatic resolution is still possible. Iran is ready to negotiate a nuclear file again, the top Turkish diplomat said, but Tehran has insisted on its right to nuclear enrichment and the whereabouts of the country's highly enriched uranium remains unknown. My advice always to the American friends, close the files one by one with Iran, start with nuclear, close it, then others, Fidan said. If you put them as a package, all of them, it will be very difficult for our Iranian friends to digest and to really process it and to go through this. And sometimes it might seem humiliating for them. It will be very difficult to explain, not only to themselves, but with the leadership. Fidan said Iran can fit in a perfect place in the regional order. They need to create trust in the region. Fidan said of the Iranians, they need to have attention to how they are perceived by the regional countries because they are not going anywhere, we are not going anywhere. अच्छा, ये जो है अब ये बिचौलिया बन के सामने आया है तुर्की. ठीक है जी, इनका नेट ये कहना है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि आप बम मत मारो ईरान के ऊपर, आप बम मत मारो, आप उनसे बातचीत करो, बातचीत से मामला हल हो जाएगा और आप एक साथ सारी चीजें मत थोपो क्योंकि उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है. आप एक काम करो कि आप सबसे पहले न्यूक्लियर की बात करो, उसको सॉल्व करो, फिर दूसरी चीज लेकर आओ. जैसे कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पहले न्यूक्लियर की बात करो, सॉल्व करो, ह्यूमन राइट्स सॉल्व करो, विमेन एजुकेशन सॉल्व करो, बुर्का हिजाब सॉल्व करो, ऑयल सेल्स सॉल्व करो. ये कुछ नहीं होने वाला. तुर्की वाले झूठ बोल रहे हैं. ये जो बंदा है ना, हाकन फिदान है इसका नाम, ये झूठ बोल रहा है. मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अगर इस्लामिक रेजीम जो है ईरान में खमेनाई की, अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे. देयर इज नो मुल्ला रेजीम इन ईरान विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स. यह बात तय है. और अगर आपको न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने हैं, आपको रेजीम चेंज करना पड़ेगा. आप मेरा वीडियो देख चुके हैं पुराना. यू हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू चेंज द रेजीम इन ईरान. विदाउट रेजीम ये कुछ सॉल्व नहीं होना. ये 1979 से पीछे लगे हुए हैं यार. 1979 जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई है ईरान में, जब खुमैनी आया था पुराना वाला, ये तो खमेनी है, खुमैनी पुराना वाला आया था, तब से लगे हैं पीछे कि ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे. कुछ नहीं हुआ. ये कितने दर्जनों बार इनके नेगोशिएशन हो चुके हैं सिर्फ न्यूक्लियर को लेके. अब तुर्की फिर से कह रहा है कि शुरू करो. अगर आप चाहते हैं कि ईरान एक डेमोक्रेसी ना बने, एक नॉर्मल कंट्री बन जाए, तो आपको रेजीम चेंज करना पड़ेगा. साफ सीधी बात है. Without regime change, you can't do anything. Iran, forget about it. Forget about it. ईरान ने, देखिए मैं आपको बताता हूं, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में, अमेरिका का तो क्या ही करेगा वो, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में इतने टेरर ग्रुप्स अपने डाल रखे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और दर्जन भर उसने इतने ग्रुप्स डाल रखे हैं वहां पे. आप ईरान को नहीं कंट्रोल कर सकते. यू कांट कंट्रोल ईरान, यू कांट मेक ईरान अ नॉर्मल कंट्री विदाउट रेजिम चेंज. ये तुर्की बिचौलिया बन के आया है. ठीक है, अगर यूएस तुर्की की बात मान लेता है, इट विल कॉज अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज. द हिंदू दोस्तों, यहां पे एक दूसरी खबर है विच आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस. इसका कोई वेनेजुएला से या ईरान से या इजराइल से, तुर्की से लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया होल्ड्स सिक्योरिटी डायलॉग विथ सऊदी अरेबिया आफ्टर डिफेंस पैक्ट विथ यूएई. Days after signing a letter of intent for a strategic defense partnership with the United Arab Emirates, India on Wednesday, January 28th, held a security dialogue with Saudi Arabia. Indian and Saudi senior officials met in the Saudi capital Riyadh, where the two sides carried out a comprehensive review of ongoing security cooperation and discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. Both sides shared views on enhancing cooperation in current and emerging challenges to counter-terrorism, including countering extremism and radicalization, combating financing of terrorism, preventing use of technology for terrorist purposes, nexus between transnational organized crimes and terrorism, the Ministry of External Affairs said in a statement. The officials also condemned the terrorist attack in Pahalgam of April 22nd, 2025 and the terror incident in November 10, 2025 near the Red Fort. Both sides discussed measures to enhance bilateral legal and judicial cooperation and law enforcement cooperation, the MEA said. अब मैं एक, दोस्तों ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है जो हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे क्योंकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को फंड करता है,
इंडिया ने एक फोल्डर दिया है सऊदी अरब को कि दोस्तों ऐसा है, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे दोस्त हैं, यू वेरी क्लोज टू अस, वेरी डियर टू अस, बट यू आर गिविंग मिल्क टू अ स्नेक। आप सांप को दूध पिला रहे हो। यहां पे दोस्तों दूध मैं पैसे को कह रहा हूं और सांप मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं। ठीक है, कहीं आप बोले मेजर साहब ये कौन सा मुहावरा है, हमें समझ में नहीं आया, तो मुहावरा ये है, सऊदी अरब सांप को दूध पिला रहा है। और ये इंडिया ने बताया होगा पक्का सऊदी अरब को प्रूफ के साथ कि आप जो कर रहे हैं, वरना सऊदी अरब का, आप ये देखिए सऊदी अरब का क्या लेना देना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर भारत के अंदर टेरर अटैक्स हो रहे हैं या लाल किले पे या पहलगाम पे और जगह टेरर अटैक्स हो रहे हैं, उसमें सऊदी अरब क्या करेगा? तो पाकिस्तान करवा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की चूड़ियां कस रहा है भारत थ्रू सऊदी अरेबिया। ये टोटल बात है दोस्तों। यहां पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। दोस्तों ये मैगजीन जो है, इट इज ट्रेंडिंग ऑन Amazon, इट्स अ बेस्ट सेलर। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।